नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा मानता हूं कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप दिन रात प्रयत्न कर रहे होंगे। चलिए, हम भी आपका सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट का है उस प्लेलिस्ट को जाकर के देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए प्लेलिस्ट रहने वाली है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अभी हमारे सामने लिखा हुआ है। चलिए भैया फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है? इफ़ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स एंड व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। क्वेश्चन में क्या करना है ये मैं बार बार बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या करना है इस बात को क्वेश्चन खुद हमें बताता है कि भैया जी आप ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। क्वेश्चन हमें खुद बताता है। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो हैं वो ये है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है, देखो लिखो बेटा, गिवन Sn इजक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। क्या कहा उसने? सबसे पहले उसने कहा कि n टर्म्स का सम यानी Sn 4n माइनस n स्क्वायर है, ये दे दिया, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में उसने पूछा व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। आपको अगर याद हो मेरी कहावत, मेरी बात, तो मैंने कहा था कि जो S1 होता है वही A1 होता है। जो S1 होता है, सम ऑफ 1 टर्म, वही फर्स्ट टर्म होता है। ये मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिस दिन पढ़ाना शुरू किया तो दो मेन वीडियो हैं जिसमें मैंने सारा ज्ञान आपको दिया इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था। और ये एक्सरसाइज शुरू जिस दिन की है, एक्सरसाइज 5.3, इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी मैंने आपको ये चीज़ें रिवाइज़ कराई थी कि फर्स्ट टर्म का जो सम होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। यानी S1 और A1 दोनों एक ही बात होती है, सेम चीज़ होती है। तो सिंपल कुछ नहीं भाई, उसने सबसे पहले मुझसे पूछा फर्स्ट टर्म बताओ, तो मैं S1 निकाल दूंगा इसका मतलब। तो S1 यानी n की जगह 1 रख देंगे, तो बेटा 4 इंटू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 हो गया 4 माइनस 1 आ गया 3। यानी बेटा S1 कितना आ गया 3, इसका मतलब A1 कितना आ गया 3। क्योंकि S1 और A1 दोनों आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ लिख देंगे आप वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि S1 इक्वल टू A1 होता है। तो S1 हमने निकाल दिया, S1 निकाल दिया तो हमारे पास A1 भी आ गया। ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, पहला वाला। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। देखना बेटा, ये क्वेश्चन हमें गाइड कैसे कर रहा है। हमें यहाँ सेकंड टर्म पूछा है इसने अगली लाइन में, व्हाट इज द सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म निकालने की हिंट बीच में दे दी है। और हिंट क्या दे दिया है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। इसका मतलब अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे सम ऑफ 2 टर्म्स चाहिए, और वही इसने मुझसे यहाँ पूछ लिया है। इसका मतलब ये मुझे गाइड कर रहा है आंसर की तरफ, क्वेश्चन मुझे गाइड कर रहा है। तो चलिए भैया, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा? S2 होगा। अब S2 इसमें 2 रख देंगे इस n की जगह, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी 8, 4 इंटू 2 8 हो गया बेटा, और माइनस 2 दूनी हो गया 4। कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। इसका मतलब 2 टर्म्स का सम कितना आ गया? 4 आ गया। 2 टर्म्स का सम कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। अब ये भी मैंने निकाल दिया। अब उसने मुझसे पूछा है कि आप सेकंड टर्म निकालिए। आप जानते हैं कि An जो होता है वो Sn माइनस 1 होता है। बोलो बेटा। अब इसमें हमें चाहिए A2। भाई सेकंड टर्म निकालने का क्या मतलब है? A2 चाहिए, तो हम n की जगह रख देंगे 2। पुट n इक्वल टू 2। यहाँ आप लिखोगे वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि जो An होता है वो Sn माइनस 1 होता है। तो हमने n इक्वल टू 2 रख देना है इसमें। तो A2 यही तो निकालना है बेटा, सेकंड टर्म इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S2 माइनस 1। 2 माइनस 1 मतलब 1, तो S2 माइनस S1। अब बताओ S2 कितना आया है? 4।
और S1 कितना आया है बेटा 3, दोनों को माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1, यानी जो A2 है सेकंड जो टर्म है वो कितना है, वो है 1। कितना है प्यारे बच्चों, 1 है, सेकंड टर्म 1 है। अब आगे देखिए, मैं रफ कर दूं इधर, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इतना भी कोई जहर नहीं है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप देखिए, जब मेरे को एपी में फर्स्ट टर्म मिल गया कितना बेटा बताओ, A1 कितना मिल गया 3, और सेकंड टर्म मिल गया मेरे को 1, तो क्या मैं थर्ड टर्म नहीं बता दूंगा? आप देखो 3 से 1 चलने में डिफरेंस कितने का आ गया सर, 2 का आ गया, 2 कम हो गया। यानी अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता था कि A2 में से A1 माइनस कर दो, आप 1 में से 3 माइनस करते तो आ जाता -2, यानी हर बार आपको 2 कम करना है। तो इसके अगला टर्म यानी A3 कितना आ जाएगा, आप इसमें से 2 माइनस कर दो तो आएगा -1, अगली बार फिर -2 कर दो आएगा -3। अरे बोलो बेटा, ऐसे ही तो AP चलेगी। तो उसने हमसे पूछा था कि आप थर्ड टर्म बताइए, तो थर्ड टर्म तो हमने यहाँ सिंपल निकाल ही लिया, कितना -1, एक तो ये आंसर हो गया हमारा। अब A10 पूछ रहा है, A10, तो आप बताओ A10 क्या होगा, A + 9D। अब A की वैल्यू 3 है, 9 × D की वैल्यू कितनी है बेटा -2, तो बताओ 3 - 9 दूनी 18, 18, तो ये आ गया -15। कितना आ गया प्यारे बच्चों, A10 -15, ये भी निकाल दिया हमने। हम बहुत होशियार लोग हैं, हम बहुत ही ज़्यादा काबिल लोग हैं, हम सब कुछ निकाल सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम ना निकाल पाएँ। अब आगे देखिए, तो भैया A10 हमसे पूछा था, हमने वो भी निकाल दिया। किसी को A10 मेरा लिखा हुआ ये 40 नज़र तो नहीं आ रहा, ये A40 तो नज़र नहीं आ रहा, लीजिए मैं और ढंग से लिख देता हूँ A10, ठीक है भाई, A10 की वैल्यू -15। अब nth टर्म, तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है AN। नाउ अब nth टर्म निकालना है यानी AN, और AN होता है A + n - 1 × D। तो भैया निकाल दो, A की वैल्यू रख दो 3, N न्यू ही रहने दो, D की वैल्यू रख दो -2, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 3, -2 का n से करेंगे बेटा -2n, -2 का -1 से करेंगे +2। आप बताओ बेटा 3 और 2 जुड़कर कितने हो गए 5, और माइनस में क्या आ गया 2n, तो यही आ गया an। जब मैं विद्या दे रहा था मैंने आपको कहा था कि कई बारी आपसे AP पूछ के फिर nth टर्म निकलवा सकता है, कई बारी आपको AN दे के AP निकलवा के फिर सम निकलवा सकता है। तो ये दोनों उल्टा सीधा दोनों कर सकता है क्वेश्चन में। इसलिए देखो, अभी हमने पहले AP पता करी सम से, और फिर हमने यहाँ पे nth टर्म निकाला है। इससे पहले क्वेश्चन में, जस्ट इससे पिछले में यानी 10वें क्वेश्चन में आपको AN दे रखा था, ये ऐसा कुछ दे रखा था, तो उसमें से आपने AP निकाली थी 1 2 रख के n की जगह, और फिर आपने सम का फॉर्मूला लगाया था, याद है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ये नचा के देता रहेगा। और हमें नाचने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाचना शरीर के लिए लाभदायक होता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, माइंड के कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमें इन क्वेश्चंस के साथ डांस करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, फिर मैं वही बात कहूँगा कि क्वेश्चन हमें खुद गाइड कर रहा था। देखो ना, उसने कहा भैया n टर्म्स का सम यानी ये लिख लो आप, तो हमने सबसे पहले ये नोट कर लिया था। फिर उसने कहा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है। अब पहला टर्म आप जानते हो कि पहला टर्म तो निकालना ही पड़ेगा। देखो लास्ट में हमें यहाँ पहुँचना है, ये चीज़ें निकालनी है, ये लास्ट क्वेश्चन तो यहाँ है। अब ये चीज़ें निकालने के लिए जो चीज़ें हमें निकालनी है वो स्टेप बाय स्टेप उसने हमें बताया। सबसे पहले स्टेप बताया उसने कि फर्स्ट टर्म निकालो बेटा, A तो चाहिए AP में भाई, A और D कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट काम होता ही नहीं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म A1 बराबर होता है, हमने लगा दिया। फिर उसने गाइड किया कि 2 टर्म्स का सम निकालो, तो हमने 2 टर्म का सम निकाल लिया। फिर उसने कहा हमसे कि सेकंड टर्म निकालो, तो S2 - S1 होता है, इसीलिए तो S2 निकलवाया था उसने हमसे,
है ना। तो हम फिर हमने सेकंड टर्म निकाल दिया। फिर सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड, अब उसको पता चल गया कि अब इस गधे ने AP निकाल ली, तो अब इसका फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया, तो अब ये हमें थर्ड भी बता देगा, टेंथ भी बता देगा और nth भी बता देगा। तो क्वेश्चन ने हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। क्वेश्चन हमारा दुश्मन नहीं था, क्वेश्चन ने हमें बताया बेटा ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। चलिए भाई रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, और इससे आगे के ये क्वेश्चन और इससे आगे के 2-3 क्वेश्चन बड़े मतलब बिल्कुल सचिन जैसे क्वेश्चन है, लप्पू सा सचिन है, ऐसे ही ये लप्पू से क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है, आप बड़े आराम से प्यार से कर दोगे। चलिए भाई देखें, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। बेटा पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर होता है, ये बात आप समझते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर होता है, और हमें ऐसे 40 नंबरों का यानी पहले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना है जो डिविजिबल हैं बाई 6 से डिविजिबल हैं। अब बेटा 6 से डिविजिबल मतलब 6 का मल्टीपल, ये मैं पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ भाई। डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई n मतलब कोई भी नंबर, तो डिविजिबल बाई n इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ n। मल्टीपल मतलब पहाड़े की संख्या, यानी जब भी आपको डिविजिबल ऑफ n लिखा दिख जाए तो मल्टीपल ऑफ n समझें, आप उसे मल्टीपल ऑफ n समझें। तो बेटा 6 के मल्टीपल बताओ, पहले 40 मल्टीपल आप कहोगे 6, 12, 6 18, 6 चौका 24 ऐसे, और कहाँ तक 40 बार आपको 40 तक टेबल पढ़ना है। तो 40 का टेबल आप पढ़ोगे, 6 से गुणा करोगे तो ये टर्म 40th जो टर्म होगा वो कितना आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा 240। भाई 40 का गुणा कर दिया मैंने इसमें, तो कितना आ गया 240। और ये कौन से नंबर का है टर्म, A40 है ये, यानी ये 40वें नंबर का टर्म है, क्योंकि 40 तक हमें निकालना है। तो 40वां टर्म क्या हो गया 240, और पहला टर्म क्या हो गया 6। तो यहाँ पर A1 हो गया 6, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 6, क्योंकि जितने का मल्टीपल होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे n का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो हर बार n जुड़ेगा उसमें, तो 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 6 ही जुड़ेगा बार बार, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 6 हो गया। लास्ट टर्म अब देखो यहाँ पे तो ख़त्म हो गया ना 240 पे, ये A40 है, ये ख़त्म हो गया, तो ये लास्ट टर्म भी हो गया हमारे पास, लास्ट टर्म हो गया। और n की वैल्यू 40 है ये हमारे पास, क्योंकि 40 तक निकालना है। सिंपल लगाएंगे बेटा S40, 40 टर्मों का सम निकालना है तो S40। AP ये है हमारे पास, क्या होगा बेटा n/2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। तो बताओ n कितने हैं 40/2, फर्स्ट टर्म कितना है 6, लास्ट टर्म कितना आ गया 240। कैसे आया लास्ट टर्म, क्योंकि टोटल 40 टर्म है तो 40 बार पढ़ा पढ़ देंगे 6 का, भाई 6 दूनी 12, दूसरे पे 12 हो गया, तीसरे में 3 का मल्टीप्लाई, चौथे में 4 का, तो 6 का 40 बार पढ़ा पढ़ देंगे हम, तो कितना आ गया 240 आ गया। अभी इसको सॉल्व कर दो, ये तो कट गया 20 बार, ये कट गया 20 बार, तो ये आ गया हमारे पास 20 गुणा, और ये आ गया 246, जुड़ के कितना आ गया 246 आ गया। बोलो तो ये कितना आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई होके, ये आ गया बेटा कितना आ गया 4920, ये आ गया हमारे पास, ठीक है 4920, और यही इसका आंसर है। बहुत आसान था भाई। डिविजिबल बाई n का मतलब मल्टीपल ऑफ n होता है, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। यानी 6 से डिविजिबल है का मतलब है कि 6 के पहाड़े में आता है। 6 के पहाड़े की संख्या ये हैं, पहली 40 संख्याओं का जोड़ निकालना है। 40वीं संख्या क्या होगी, 6 का गुणा कर देंगे 40 में तो आपको 240 मिल गया। यही लास्ट टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 6 चलेगा ही चलेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे आंसर आएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 13 का रुख करते हैं फटाफट से। चलिए भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सेम जैसा अभी था वैसा ही क्वेश्चन है, बस भाषा का अंतर है। उसमें डिविजिबल बाई लिखा था, इसमें मल्टीपल लिखा है, तो वही है सेम। 8 की टेबल पढ़नी है हमें, मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 की टेबल पढ़नी है। पहले 15 मल्टीपल लेने हैं, तो शुरू करेंगे हम कहाँ से 8 से। AP क्या हो जाएगी बताओ बेटा, AP
8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे चलेगी। 15 मल्टीपल लेने हैं तो लास्ट मल्टीपल आ जाएगा 15 गुणा 8। भाई 15वां मल्टीपल क्या आएगा 15 गुणा 8, ये होगा A15। कितना होगा बेटा ये A15 कितना होगा बताओ 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 यही होगा 15वें नंबर पे A15 यही होगा बेटा। 8 का पाड़ा 15 बार पढ़ देंगे तो 120 आ गया। ठीक है, अब बताओ बेटा हियर फर्स्ट टर्म हो गया 8, कॉमन डिफरेंस जितने का मल्टीपल चलता है वही कॉमन डिफरेंस है। देखो 8 8 डिफरेंस कितने का है 8, कॉमन डिफरेंस हो गया बेटा 8। n की वैल्यू 15 क्योंकि हमें 15 तक सम निकालना है, तो S15 हम क्या निकालेंगे S15, तो आ जाएगा बेटा 15/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 8 है, लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 120, कितना है बेटा लास्ट टर्म 120 है। तो ये आ गया बेटा 15/2 गुणा, इन दोनों को जोड़ देंगे आप आ जाएगा 128। बोलो बच्चों, इन दोनों को जोड़ दोगे बेटा तो आ जाएगा 128। इसको काट दो, 2 छिंगे 12, 2 चौक 8, 64 आ गया 64। कुछ नहीं, S15 की वैल्यू आ गई 64 × 15। कर दो भाई मल्टीप्लाई, 15 चौका 60, 0 कैरी 6, 15 छक्के 90 और 6 96, 960। S15 की वैल्यू आ गई बेटा 960, और यही आपका क्या है आंसर। यानी 8 के अगर आप 15 मल्टीपल्स को जोड़ोगे तो वो आंसर कितना आएगा 960 आएगा, इनका सम 960 आएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का रुख करते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 मैंने यहाँ लिख लिया है, अब फटाफट से इसका आंसर देखेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर सीरीज मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, बिटवीन 0 एंड 50। जब ऑड नंबर्स का सम निकालना हो और एकदम शुरू से, शुरू कहाँ से होते हैं ऑड नंबर 1 से, तो अगर 1 से ही शुरू हो रहे हों तो n² फॉर्मूला है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था। तो बताओ यहाँ AP क्या बनेगी भाई, यहाँ AP बनेगी बेटा आपकी कितनी 0 और 50 के बीच में। तो 0 तो ऑर्डर नंबर है नहीं, 0 से अगला क्या है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, और लास्ट ऑर्डर नंबर बनेगा बेटा 49, क्योंकि 50 और 0 के बीच में है। देखो ये 0 है, ये 50 है, तो इससे आगे यहाँ बीच में 1 आएगा, 1 से शुरू होंगे, और इससे पहले 49 आएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 50 तो इवन नंबर है, 50 इवन नंबर है, तो 50 से पहले 49 ही ऑड नंबर होगा। तो हमें फर्स्ट नंबर भी मिल गया, लास्ट नंबर भी मिल गया, और कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया बताओ। हियर A = 1 और D = आ गया बेटा 2। देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है, यहाँ माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 2 है कॉमन डिफरेंस। और लास्ट टर्म कितना है बेटा, यहाँ 49 है। मेरे को इन सब का सम निकालना है। 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1 मैंने बताया था आपको कि अगर 1 से ही शुरू हो रहा हो और ऑड नंबर्स का सम निकालना हो n टर्म्स तक, तो क्या होता है वो डायरेक्ट n²। कितना होता है बेटा n²। हम ये बात जानते हैं, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई थी पिछले एपिसोड में। तो बेटा इसके हिसाब से अगर मैं करूँ तो 49 तक कितने टर्म होंगे पहले ये बताना पड़ेगा। 49 तक कितने टर्म होंगे आप जानते हो, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके और 50 तक। अगर यहाँ 50 होते और सब नंबर होते, बीच में गायब नहीं होता एक भी, 1 2 3 4 ऐसे होते, तो 1 से 50 तक 50 टर्म होते हैं। लेकिन उसमें से हमने इवन वाले गायब कर दिए, तो आधे नंबर गायब हो गए, आधे रह गए। तो यानी ये टर्म कितने होंगे टोटल 23 टर्म की बात कर रहा हूँ बेटा। 1 2 3 4 ऐसे, तो कितने टर्म रह जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। चलो एक बार एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। एल की वैल्यू बताओ क्या आएगी, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ना। एल की वैल्यू आएगी बेटा 49, और एल होता क्या है a + n - 1 × d। a कितना है हमारे पास 1 है, n हमें निकालना है, d की वैल्यू 2 है, 49 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो n - 1 × 2, n - 1 × 2 ये काय के बराबर आ जाएगा 48 के।
इस 2 से 48 कट जाएगा बेटा, 24 टाइम्स बोलिए, 24 टाइम्स कट जाएगा तो n-1 की वैल्यू आ गई 24, तो n की वैल्यू आ गई 25। मैं यही तो कहना चाह रहा था कि अगर हम 50 तक टर्म देखें, टोटल एक को भी गायब ना करें, इवन ऑड सब मिला ले, तो ये टोटल नंबर 50 बैठेंगे, 50 बैठेंगे। और 50 में से हमने इवन वाले एक एक नंबर बीच में से गायब कर दिए, तो आधे गायब हो गए, तो 50 के आधे 25 बचे, वो ऐसे आप निकालिए। मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसे निकाल लेना भैया, n की वैल्यू ये आ गई। अब जब n की वैल्यू आ गई तो इस वाले फॉर्मूले से S25 कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर यानी 625, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो फिर मेथड नंबर 2 लगाना, फिर मेथड 1 मत लगाना, फिर ये फॉर्मूला मत लगाना। फिर क्या करना, फिर फॉर्मूला मत लगाना बेटा। फिर आप ये करना कि n की वैल्यू तो आपको ऐसे ही निकाल के दिखानी है। देखो दूसरा जो आपका तरीका है, जो आप लिख के करोगे सारा क्वेश्चन, तो L = 49 दे रखा है, इससे आपको n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो n की वैल्यू आ गई। अब आप सिंपल S25 का फॉर्मूला लगाइए, तो n/2 यानी 25/2, फिर 2a यानी 2 × 1 प्लस n-1 यानी 25 - 1 और गुणा d कितना है, 2 है। ऐसे करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा बताओ, यह आएगा 25/2, 2 गुणा 1 आ जाएगा हमारे पास 2, और प्लस 25 में से 1 गया तो 24, और 24 का गुणा 2 से करेंगे तो 48। बोलो बेटा, तो ये आ गया हमारे पास 25/2 × इन दोनों को जोड़ के आ गया 50। इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी। ये कट गया 25, 2 से 50 कट गया 25, और 25 का मल्टीप्लाई हो गया 25 का स्क्वायर, और वो कितना होता है 625। यही आपका आंसर है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे जाइए। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं वी नो दैट सम ऑफ ऑड सीरीज = n², और उसके बाद में आप n की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट फार्मूले में रख के कर सकते थे, या फिर आप पहले n की वैल्यू निकाल लीजिए फिर ऐसे निकाल दीजिए, Sn = n/2 वाला फार्मूला लगा के कैसे भी कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 का रुख करते हैं। ये बहुत आसान था। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, यानी थोड़ा लंबा लंबा लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे और इस प्रश्न के अंदर छिपी भावना यानी वैल्यू को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एक डील हुई है, एक डील हुई है। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्टर वो लोग होते हैं जो बेटा कोई काम करते हैं तो उसकी डील करते हैं। जैसे मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर हूँ और अब मुझे आपका घर बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ठेकेदार होता है एक्चुअल में, हिंदी में अगर आप समझें तो ठेकेदार, यानी जो ठेका लेता है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक डील हुई है, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है। कंस्ट्रक्शन जॉब मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह बन रही होगी, उसके लिए उसमें एक नियम ये रखा गया है कि अगर आपका काम डिले होता है, डिले ऑफ कंप्लीशन, यानी जिस दिन तक आपका काम ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर उस दिन काम ख़त्म नहीं होता है तो पर डे के हिसाब से आप पर इस तरह से पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी का मतलब जानते हैं आप, दंड, दंड आर्थिक दंड, यानी पैसे, आपसे पैसे वसूली की जाएगी। अगर आप इसको लेट आए तो 50 रुपये फ़ाइन लगेगा। ये ऐसे फ़ाइन है कि अगर काम टाइम से नहीं हुआ, जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम तक नहीं हुआ, तो सर्टेन, समझ रहे ना, बियॉन्ड ए सर्टेन डेट, यानी एक डेट फिक्स की गई है काम की कि उस दिन तक ख़त्म होना है काम। लेकिन अगर इस डेट पर काम ख़त्म नहीं होता है तो जो ठेकेदार है, जिसने ठेका लिया है, उसके ऊपर पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। और वो चार्ज कैसे लगेगा समझिए। अगर एक दिन काम लेट होता है, एक दिन काम लेट होता है तो उस पर 250 रुपये चार्ज लग जाएगा, 250 रुपये का पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी। अगर 2 दिन काम लेट होता है तो दूसरे दिन 250 की नहीं लगेगी, 300 रुपये की पेनल्टी लगेगी। पहले दिन
काम लेट हो गया मेरा, आज ख़त्म होना था लेकिन आज नहीं हो पाया, कल ख़त्म हो रहा है, तो कल मेरे ऊपर 250 की पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अगर कल भी ख़त्म नहीं हुआ, परसों तक चला, तो फिर परसों बेटा मेरे ऊपर कितने की पेनल्टी लग जाएगी? 300 रुपये की पेनल्टी। उससे अगले दिन 350 की लगेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, सबसे पहले 200 की लगेगी, पहले दिन 200 की लगेगी, और दूसरे दिन 250 की लगेगी, और तीसरे दिन 300 रुपये की लगेगी। 300 रुपये फॉर थर्ड डे। समझ गए नहीं समझ गए बताओ? सबसे पहले दिन 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी, 200 रुपये फॉर फर्स्ट डे, 250 रुपये फॉर सेकंड डे एंड 300 रुपीज़ फॉर थर्ड डे, तीसरे दिन तक। और ऐसे ही चलता रहेगा। 4 दिन लेट होगा, 5 दिन लेट होगा, तो उसी हिसाब से ये पेनल्टी चलती रहेगी। तो ये पूछ रहा है कि अगर काम 30 दिन डिले हुआ, 30 डेज़ डिले हो गया काम, सोचिए पूरा 1 महीना, 30 डेज़ तक अगर काम डिले हो गया, तो जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, कितनी मनी उसको चुकानी पड़ेगी पेनल्टी के तौर पर, यानी उसके ऊपर टोटल कितनी पेनल्टी हो जाएगी, ये इसने हमसे पूछा है। ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, सो हियर हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर पेनल्टी मेक्स एन एपी। भैया यहाँ पर पेनल्टी एक एपी बना रही है, क्यों? एज, चूँकि इट इंक्रीज पर डे बाई ₹50, क्योंकि ये डेली 50 रुपये बढ़ जाती है। अब फिक्स है ये, क्योंकि ये हर दिन फिक्स 50 रुपये ही बढ़ती है। इसका मतलब जब फिक्स चीज़ें कोई जुड़ रही होती हैं, घट रही होती हैं, तो उसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब जो पेनल्टी है वो एक एपी बनाएगी। और क्यों बनाएगी? क्योंकि 50 रुपये उसमें फिक्स 50 रुपये ही बढ़ते हैं। तो एपी होगी क्या? एपी क्या होगी सर कहाँ से शुरू हुई थी पेनल्टी? 200 रुपये से। पहले दिन 200 रुपये, तो 200 से शुरू होगी हमारी एपी। अगले दिन 250, फिर उससे अगले दिन 300, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। और हमें पूछा है कि 30th डे पर, यानी 30 दिन जब ख़त्म हो जाएंगे, तो वहाँ जा कर के 30 दिन लेट होने तक कितनी टोटल पेनल्टी बनेगी। अब बेटा यहाँ टोटल पेनल्टी पूछी है, यानी इनको जोड़ना भी है हमको, समझ रहे ना? 30 दिन होने तक जो जो पेनल्टी पर डे के हिसाब से लगेगी, उन सबको जोड़ के बताना है कि वो कितना, यानी सम निकलेगा। इस एपी का हमें सम निकालना है। और कौन से दिन तक? 30th डे तक। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जो 30th डे पे होगा वो A30 होगा बेटा। A30वां टर्म होगा इस एपी का। ये पहला टर्म हो गया A। डी इसका 250 आ गया। देखो A आ गया 200, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों? कॉमन डिफरेंस आ गया 50, क्योंकि हर बार 50-50 बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 50 आ गया, और फर्स्ट टर्म 200 आ गया। अब 30वें दिन का जो होगा वो A30 होगा, तो मैं A30 निकाल लेता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं इनको जोड़ूंगा तो इससे मुझे डायरेक्ट फ़ायदा हो जाएगा। या फिर अगर ना भी ऐसा करूँ तो मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकता हूँ। चलिए मैं लगा देता हूँ फार्मूला। क्वेश्चन मिटाएंगे। हम इसमें डायरेक्ट S30 का फार्मूला लगाएंगे। बताओ बेटा S30 क्या हो जाएगा? S30 क्या हो जाएगा? सम ऑफ, पहले लिख लेते हैं यहाँ, एम्प्लाइज की सम ऑफ, या देयरफॉर कह सकते हो, देयरफॉर सम ऑफ ऑल पेनाल्टीज अप टू 30th डे। 30 दिन काम लेट हुआ है, तो 30वें दिन तक की जो पेनल्टी बनेगी उनका जो सम होगा वो होगा S30। वो क्या होगा बेटा? n/2, यानी 30/2। 2a क्या होता है? 200। चलिए a की वैल्यू 200 है, ओके। प्लस n-1, n की वैल्यू तो 30 हो गई बेटा, क्योंकि 30 तक निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ?
30 है, चलिए इंटू डी, और डी कितना है 50, हर बार 50 का इंक्रीमेंट है। ये कट गया बेटा इससे 15 टाइम्स इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गए 400, ये आ जाएगा 29 इंटू 50, कितना आएगा बेटा 29 इंटू 50 आ जाएगा। चलिए तो ये आ गया 15 इंटू, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप एक बारी, कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई बताओ, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, मैं लिख लेता हूँ एक बार और, 400 प्लस 5 9 जा 45, 5 कैरी 4 गया, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, यानी ये आ गया 1450, यानी 1450 आ गया। देख लेना बेटा, मैं मल्टीप्लाई अगर गड़बड़ हो जाए तो आप ज़रा चेक करते रहा करो। मैं बार बार हर उसमें कहता हूँ वीडियो में कि आप कैलकुलेशन चेक करते रहा करिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ और गलती इंसान से हो सकती है, ठीक है। 5 9 30 5 4 5 2 10 4 14, आई थिंक सही है ये। तो फिर आएगा बेटा 15 गुणा, ये आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ दो तो आएगा 1850, अगर मैंने सही जोड़ा है तो। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए आप, तो 15 पंजे 75, 5 कैरी गया 7, 15 8 120 और 7 127, कैरी गया 12, 15 कम 15 और 12 27, तो यह आ गया बेटा 27,750 रुपये, 27,750 रुपये। यार बड़ी तगड़ी अमाउंट आ गई भाई, 30 दिन में बहुत रुपये हो गए भाई, इसको घाटा। तो ये S30 हो गया। तो भाई जब वो काम को डिले कर रहे हैं, बदतमीज़ हैं, तो बदतमीज़ों पे तो फ़ाइन लगना भी चाहिए, और बदतमीज़ों ने 30 दिन डिले किया है, आलसी लोगों ने, तो उन पे 27,750 रुपये का पेनल्टी लग गई। यानी अब उनको जो ठेकेदार को जो पेमेंट होगा ना, उसमें से 27,750 रुपये काट लिए जाएंगे, ये इसका मतलब है। तो किसी भी काम में डिले करना बहुत ही गलत होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, व्हाटएवर, उस काम में बेटा डिले मत करिए। चाहे किसी चीज़ का फॉर्म भरना है, उसमें डिले मत करिए। हमेशा हमेशा आगे रहिए, सबसे आगे भले ही मत रहिए, थोड़ा बीच में रहिए, ताकि आगे वालों को आप देख सकें कि ये गिर पड़ तो नहीं रहे हैं, ये क्या गलती कर रहे हैं। थोड़ा बीच में रहने का ये फ़ायदा है कि हमें आगे वालों की तो गलतियाँ पता चल जाती हैं, और ज़्यादा पीछे भी नहीं लटकते हम, तो बीच में एवरेज रहने का ये फ़ायदा होता है। खैर चलिए, आगे जो चलते हैं वो भी बहादुर लोग होते हैं, क्योंकि गलतियों का सामना हर एक के बस की बात नहीं होती करना। तो ये क्वेश्चन हमें ये सिखाता है कॉन्ट्रैक्टर वाला कि भैया जब भी आप कोई काम करें तो ठान के करिए, आलस्य में मत समय बिताइए, उसको डिले मत करिए, क्योंकि डिले करने पर पेनल्टी लगती है। अब ये तो ठेकेदार का क्वेश्चन था, तो इस पर पैसे की पेनल्टी लग रही थी, लेकिन आपके जीवन में अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ डिले करेंगे बेटा, तो आपको जीवन में पीछे बहुत बैक चले जाओगे आप। वो जो पेनल्टी है वो बहुत भारी है, पैसे की पेनल्टी उतनी भारी नहीं है, लेकिन जीवन में पीछे रह जाना, ये पेनल्टी बहुत तगड़ी भारी होती है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी काम में डिले ना किया करें। ये क्वेश्चन हमें यही सिखाता है। दूसरी चीज़ हमें ये भी सिखाता है कि अगर मान लीजिए मज़दूर हमारे कमज़ोर हैं और उन पे, क्योंकि वो खिंचाई नहीं कर पाए काम की, इस वजह से बेचारे परेशान होकर लेट हुए हैं, तो ऐसे में उनकी सैलरी काटना या उन पर पेनल्टी लगाना, ये मानवता के खिलाफ़ है। और इस तरह की बंधुआ मजदूरी के हम भी खिलाफ़ हैं, आप भी खिलाफ़ रहिएगा। जीवन में मज़दूर की हालत देखिए, मज़दूर का काम उसी से मेज़र कीजिए। अगर मज़दूर की हालत ख़राब है, वो बीमार हो गया है मज़दूर, मान लीजिए ये मज़दूर होता है और मज़दूर बीमार हो गया, इस वजह से काम डिले हुआ है, और आपने पेनल्टी मुझके 27,750 रुपये काट दिए हैं, तो ये भी गलत है। ये मानवता के लिए ठीक नहीं है इस तरह का व्यवहार श्रमिकों के साथ में। तो मैं देश के श्रमिकों के भी साथ हूँ, मैं आपके भी साथ हूँ। आप भी श्रमिक हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी एक तरह से मजदूरी है। मजदूरी मतलब अपने मन के लिए ही कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन किसी के दबाव में कर रहे हो तो मजबूरी एंड मजदूरी दोनों है। तो भैया आपके कोई पैसे ऐसे काट ले तो बुरा लगता है, लेकिन पहले ये भी समझें कि आपको काम में डिले नहीं करना है। कोई मजबूरी है तब की बात अलग है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वैल्यू के साथ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।